अगर हम नीट 2025 को ना देखें तो 2024 हो गया या 23, 22 की मैं बात करूं तो हर साल ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 720 आउट ऑफ 720 नीट में स्कोर करते। इवन 2024 में तो 17 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया था। इन सारे बच्चों में एक चीज कॉमन थी कि इनके बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स तो रहे हैं, या जो भी एआईआर आ रही है टॉप 10 टॉप 50, इनमें हमने क्या देखा कि बच्चे जो है बायोलॉजी में फुल स्कोर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है फुल स्कोर कैसे कर पाएंगे, हम उस बात पर आज चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या चीजें आपको बायोलॉजी में करनी है जिससे आप 360 में से 360 बायोलॉजी में स्कोर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन को रीड करना है, लर्न करना है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि पढ़कर निकल गए हैं, उसको आपको दिमाग में फिट करना है, उसके पीछे का हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हमने सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें बायोलॉजी की हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। अब किस तरीके से पढ़ते हैं उसके लिए मैंने अपनी एनसीईआरटी की कुछ इमेजेस यहां पर लगाई हुई है। ये मेरी ही एनसीईआरटी है जिसकी इमेज मैंने यहां पर लगाई है। तो देखिए बेटा, मैंने क्या किया, जब मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ा या ये पेज जब मैंने पढ़ा तो इससे क्या चीजें जो है मुझे याद रखनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिख ली है कि भाई हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं। एसिड इनसॉल्युबल पूल क्या होता है, एसिड सॉल्युबल पूल क्या होता है, किसमें क्या मिलता है। यहाँ पर देखिए, ये वाला देखिए इमेज, इसमें मैंने हर एक चीज को यहीं पर क्या कर लिया है, लिख लिया है। देखिए यहाँ पर हमारी लिस्ट है, इसमें हमने कंपोनेंट की बात करी है और फॉर्मूला की बात करी है। तो हमने फॉर्मूला देखा कि भाई सोडियम हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करना है वो भी पता होना चाहिए। ये तो हमने लिख लिया कि हाँ सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, बट हमारी बॉडी में इनका क्या रोल है वो भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। सिर्फ रीड करना नहीं होता, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी पता होना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने हर एक चीज यहाँ पर लिखा है कि भाई मैग्नीशियम जो +2 आयंस है ये क्या करता है, राइबोसोम में इन्वॉल्व होता है, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैक्सिमम केमिकल इन आवर बॉडी, ये पॉइंट मैंने यहीं लिख लिया है। तो सारे पॉइंट्स देखिए मैंने यहीं पर कवर कर लिए हैं, आपको अलग अलग भागने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और भी देखिए आप, और यहाँ पर हमने देखिए ये ज्वेटर आयन दिया है, नेट चार्ज 0 इस पे होता है, एसिडिक पीएच होता है, बेसिक पीएच होता है। जो जो पॉइंट था वो सब कुछ मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, लेसिथिन की बात कर रहे हैं। तो मैंने ये पॉइंट यहीं पर लिखा है कि ये लंग्स में सर्फेक्टेंट का काम करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। वाइल की मैं बात करूं तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है वहां पर ये रिस्पॉन्सिबल है। हर एक चीज मैंने यहाँ पर लिख ली है जिससे क्या हो, मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो और मेरे हर एक लाइन जो है वो क्लियर रहे एनसीईआरटी की। तो देखिए बेटा, अब इससे एक चीज समझ में आई है कि हमें एनसीईआरटी की एक भी लाइन को स्किप नहीं करना। हमें ये नहीं सोचना कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और उसका प्रूफ मैं यहाँ पर इस इमेज से दे रही हूं। कभी आपने सोचा था कि नीट जो है उसमें इस लाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है? बेटा देखिए, यहां से क्वेश्चन बना है 2025 में। क्या क्वेश्चन बना हुआ है, उन्होंने रिडक्टेनलिस्ट बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछ ली, सीधे इस लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्या आपने सोचा था कभी कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है? बट बना ना। तो इससे हमें यह समझ में आया कि भाई एनसीईआरटी की कुछ भी लिखा हो, चाहे वो जरूरी हो ना हो, क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको एक भी लाइन नहीं छोड़ना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो टीचर की जान खा जाओ, बट हर एक लाइन को क्लियर रखना अपनी लाइफ में। ठीक है, यहां पर देखिए पूरा आपको इसी तरीके से आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर करनी है और वो कहां कहां रिलेट कर रहा है वहीं पर लिख लो। हर चीज को आपको लिखना है। जैसे कि मैं प्रोटीन की बात करूं तो भाई ये कहां पर मिलता है, रिटेंटेट में मिलता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड में कोवेलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड लिख लिए हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है, हर चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आपको भी इसी तरीके से स्टडी करनी है। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है
और अब आपके एनसीईआरटी में जगह नहीं बचेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, उनके बीच में एक पेज को पेस्ट करना है और जो भी चीजें वो यहाँ पर लिख लेनी है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने बोरोन के फंक्शन, मिनरल एंड न्यूट्रिशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं, तो बोरोन के फंक्शन मैंने पढ़ लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अगर मेरे पास पेज नहीं है तो हम यहाँ पर पेस्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो भी पीवाईक्यूज बने हैं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है या आपका एनसीईआरटी से टच है तो वो भी आप यहीं पर लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, सिर्फ आपको ऐसे पढ़ के नहीं निकल जाना है, पता चला बस हवा के झोंके जैसे निकल गया और हो गई हमारी। और कितनी बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ये वाला पॉइंट भी बहुत जरूरी है। देखो बेटा, जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ये पॉइंट तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमारे लिए न्यू है। तो ये कैसे लग रहा है कि एनसीईआरटी हर बार हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। जब आप उसको फिर से पढ़ने जाओगे वो बोलेगी फिर से न्यू कुछ मिला ना। तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है। तो एटलीस्ट 10 से 15 बार आपको एनसीईआरटी को अच्छे से थरोली रीड करना है। अब मैं बात करती हूँ, सपोज मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैम आई क्लास में प्रवचन दे दिए खत्म हो गया, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब कुछ चीज ऐसी है कि बेटा आपकी एनसीईआरटी में उतने डिटेल में नहीं लिखी, जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे यहाँ पर, है ना। तो वो पॉइंट्स मैंने वहां पर क्यों लिखे, जो मुझे क्लासरूम में पढ़ाई गई चीजें वो मैंने वहां पर इंक्लूड किए। तो सेम आपके साथ है, आपको जो क्लासरूम में पढ़ाए जा रहे हैं तो आपको नोट्स बनाना ही है उसका। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक्स हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, आप टॉटोरा नहीं पढ़ सकते, है ना। वो हम पढ़ के रखेंगे और उससे जो भी इंफॉर्मेशन हमें लेना है, आप तक पहुंचाना है, वो हम पहुंचा देंगे डायरेक्ट उसके फॉर्म में। आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको टॉटोरा पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्लास के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि क्लास में जो नोट्स बनाते हैं टीचर बेटा वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी को ही सिंप्लीफाई करके आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर है। आपको रिवर्स लर्निंग करनी है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स लर्निंग, जैसे कि आपने क्या करा बेटा, यहां पर एनसीईआरटी को रीड किया, ठीक है। अब एनसीईआरटी की ये लाइन आपने रीड कर ली, आपको इस लाइन से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको करना है। इसको बोलते हैं रिवर्स लर्निंग, ठीक है। मतलब मेरा अभी यहां पर जो मोटिव है वो ये है कि इस लाइन से क्वेश्चन क्या बनेगा उस पे फोकस होना चाहिए पूरा का पूरा। मैंने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, इस पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बेटा ये चीज आ गई ना कि इस लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर ये क्लियर हुआ ना बेटा, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नया नहीं होगा। जब आप नीट का एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा यार ये सारे क्वेश्चन तो मैंने कर रखे हैं, है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी बना लिए थे। आपको किसी भी पब्लिकेशन की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्लियर है, क्योंकि हम ऑलरेडी वो सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हाई वेटेज टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना। ज्यादा ध्यान देने का मतलब पता है क्या है, हमें पहले वो चैप्टर्स करने हैं, ठीक है, जिनका वेटेज ज्यादा है। एनटीए या नीट की मैं बात करूं, वो हर बार इनसे क्वेश्चन उठा रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ही उठा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं बायोटेक की, जेनेटिक्स की, रिप्रोडक्शन यूनिट की, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इकोलॉजी की मैं बात करूं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये हमारी हाई वेटेज यूनिट्स हो गई। और इनके चैप्टर्स में मैं टॉपिक की बात करूं तो हम देखते हैं कि किसी किसी टॉपिक से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें कुछ टॉपिक छोड़कर चले जाना है। हमें हर एक लाइन, हर एक टॉपिक जो है वो डिटेल में पढ़ना होता है, क्लियर है। बस प्रायोरिटाइज कर सकते हैं हम यहाँ पर टॉपिक्स को। रिवीजन करना, अब भाई मैंने सपोज आज पढ़ाया एनाटॉमी, एनाटॉमी पढ़ा दी, खत्म हो गई आपकी, इसका मतलब ये नहीं कि बस आपका हो गया, उसके बार बार रिवीजन करना पड़ेगा आपको। बोलते हैं ना बच्चे कि भाई हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया मैम, चैप्टर अच्छे से कर लिया, पर हमसे क्वेश्चंस नहीं बने जब हमने एग्जाम दिया। ऐसा क्यों होता है कि बेटा आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, रिवीजन नहीं करोगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप दिन भर में बहुत सारी चीजें जो है सुनते हो, कि सारी की सारी चीजें आपको याद रहती है,
नहीं, कुछ ही चीजें जो है वो हमें याद रखती है, हमारा ब्रेन जो है कुछ ही चीजों को क्या करता है, उनकी मेमोरी को स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि हमने उस पर उसको सोचने पर ज्यादा टाइम दिया, ठीक है, हमने उसे याद करने की कोशिश करी, तो वो चीजें हमारे अंदर क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। तो इसीलिए रिवीजन या रिकॉल करना बहुत जरूरी होता है बायोलॉजी में, या किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब बच्चे क्या करते हैं, बायोलॉजी जो है वो थ्योरी तो है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते, लिख कर ले लो। तो आप अगर यहां पर सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप 360 आउट ऑफ 360 क्या 200 लाना भी बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हर एक टॉपिक की क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो उतने लगा लेने। क्योंकि आपने बेटा थ्योरी तो पढ़ ली, इस थ्योरी को क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे अप्लाई करना है वो हमें आना चाहिए, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप सीख पाओगे। अगर आप ये सारी की सारी चीजें करते हो बेटा, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाने में। तो इन सारी चीजों को आपको 6 मंथ तक फॉलो करना है। मतलब अगर मैं बोलूं कि अक्टूबर भी पूरा निकल गया आपका, तो अगर आप नवंबर से भी स्टार्ट कर रहे हो बेटा, तो आप 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में ला सकते हो। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए और इस डिजिटल के साथ। थैंक यू सो मच। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो आपकी किस पर होनी चाहिए, मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ फ्यूचर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।